जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हिंदी के प्रैक्टिस सेट 6 में। आज हम हिंदी का 6वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारे पास 1 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो चलिए जल्दी से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें पूरे के पूरे 37 क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे। ठीक उसी आधार पर उसी के लेवल के क्वेश्चन हैं। तो चलिए जल्दी से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द को हमें बताना है। कपूर, पक्ष, मयूर या फिर मानसिंह। हमारा सही आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। देखो कपूर, कपूर हमारा क्या तद्भव शब्द होगा। इसका तत्सम क्या होता है? फिर इसका तत्सम होता है कर्पूर। क्या होता है? कर्पूर। और बाकी जो छात्राज्ञा जो भी होते हैं ना, वो तो तत्सम वाले शब्द होते हैं। जैसे यदि किसी शब्द में छा आ जाए या फिर किसी शब्द में जे ज्ञानी आ जाए या फिर किसी शब्द में त्रा आ जाए या फिर सरा आ जाए, जिस शब्द में ये आते हैं ना, वो शब्द हमेशा तत्सम होता है। ये बात आपको नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अलंकार को पहले हम तोड़कर देखेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा इसमें कौन सा उपसर्ग है या फिर प्रत्यय है। तो अलंकार का हम जो तोड़ते हैं तो हमें मिलता है अलम प्लस कार। तो इसमें मूल शब्द क्या है? कार। इसमें उपसर्ग कौन सा है? अलम। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको शब्द को देखना है। आप तोड़कर देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि शब्द में कौन सा समास वो कौन सा उपसर्ग है, प्रत्यय। यदि आप तोड़कर नहीं देखेंगे तो गलती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, जो पहले कभी ना हुआ हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अद्भुत होगा, अभूतपूर्व होगा, अपूर्व होगा या फिर अनुपम होगा। जो पहले कभी ना हुआ उसे हम कहते हैं अभूतपूर्व। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? अनुमीलन होगा या फिर निमीलन होगा या अवमीलन होगा या फिर मिलन होगा। देखो उन्मीलन और उन्मीलन, इन दो शब्दों में बहुत कंफ्यूजन होता है। उन्मीलन और उन्मीलन, तो उन्मीलन का होता है निमीलन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लेकिन यदि उन्मूलन आ जाए ना तो उसका विलोम होता है रोपण। ये दो शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं। आपको इस शब्द को नोट करना है कि उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होता है? निमीलन। और उन्मूलन का क्या होता है? रोपण होता है। उन्मूलन मतलब रोपना और रोपण का मतलब होता है रोपना और उन्मूलन मतलब उसको उखाड़ना या फिर खंडित करना। चलिए नए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 5, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई क्या एक सममात्रिक छंद है? क्या है? सममात्रिक छंद है। और सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, काली घटा का घमंड घटा, इनमें से कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, यमक अलंकार होगा या फिर उत्प्रेक्षा होगा या फिर रूपक है। काली घटा का घमंड घटा, देखो यहाँ पर काली घटा और घमंड घटा, जी घटा दो जगह है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। इसमें क्या होता है, एक शब्द 2 बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे काली घटा, ये काली घटा का अर्थ है जो काले बादल होते हैं, वो काली घटा है ना बदल वाली, उसकी बात कर रहा है। और यहाँ पर घमंड घटा है ना, जो घमंड वाली घटा है, किसी व्यक्ति को अहंकार घमंड हो जाता है वो। तो यहाँ पर घटा शब्द 2 जगह है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? गुड़ी को आडंबर की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को परिमाण की आवश्यकता नहीं, हाथ में कंगन पहनना या फिर बहुत अमीर होना। तो हाथ कंगन को आरसी किया मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो जो मुहावरे वगैरह होते हैं ना बहुत सिंपल होते हैं, यहाँ मैंने नहीं भी पढ़ा हुआ ना तब भी हम ऑप्शन को देखकर इसको आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। देखो आशीर्वाद लिखा है, इसमें आशीर्वाद में बता देता हूँ कैसे लिखते हैं।
आशीर्वाद को हम ऐसे लिखते हैं। अब इस तरह से कौन से ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दिनकर होगा, रवि होगा? नहीं है। बच्चों ये गलती बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हम पर्यायवाची मतलब क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हो, लास्ट में नहीं को हम देखते ही नहीं। जैसे मैंने अभी किया था सूर्य का पर्यायवाची, तो मैं पर्यायवाची शब्द को देखने लगा था, लेकिन मैंने लास्ट में नहीं को देखा नहीं। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना है आराम से, बाद में ऑप्शन को देखना है, वरना बनाया हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, 2 नंबर का नुकसान हो जाएगा सीधा। तो चलिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? दिनकर होता है, रवि होता है, हिमांशु, प्रभाकर। देखो हिमांशु नहीं होगा। हिमांशु किसका होता है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। बात हमको नोट करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, सभी जानते हैं। इसकी ट्रिक भी होती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के संबोधन हा ही है। ऐसे हम इसको याद कर लेते हैं। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यथार्थ में कौन सी संधि होगी? यथार्थ देखना, गुण संधि होगी या फिर दीर्घ संधि होगी, वृद्धि होगी या फिर ऋण संधि होगी। यथार्थ का पहले हम संधि विकसित करेंगे, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। यथार्थ कैसे करेंगे? यथा, यथा धन अर्थ, क्योंकि यथा एक शब्द होता है, हमने पढ़ा यथाशक्ति, यथा मतलब समास में पढ़ा है हमने ना, यथाशक्ति, यथा बल। तो यथा एक शब्द हो गया, यथा प्लस अर्थ। अब देखो यहाँ पर बड़ा हुआ और यहाँ छोटा मिलकर क्या हो गया? बड़ा आ हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ऐसी इस प्रकार से हम संधि को विकसित करके उसका पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप में करना। जैसे एक शब्द है, मैं लिख देता हूँ दशानन। दशानन का अर्थ क्या होता है? 10 आनन हैं जिसके, मतलब 10 सिर हैं जिसके। अब पूरा शब्द तो ऐसे लिखा ही आएगा जी, पूरा जो वाक्य 10 सिर हैं जिसके। अब ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, संक्षिप्त में, दशानन। इसका अर्थ ही वही होता है। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त में लिखना, किसी बड़े वाक्य को छोटे शब्द में लिख देना, इसी को हम समास कहते हैं। नहीं तो हम दशानन को कैसे लिखते? 10 सिर हैं जिसके। ऐसे बहुत टाइम भी लगता है, इस प्रकार से हमारा समय भी बच जाता है और समास भी लिख जाता है। इसीलिए क्या समास को क्या कहते हैं? सामासिक पद भी कहते हैं। क्या? सामासिक पद भी समास को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है कमजोर होना, एकमात्र सहारा होना, या फिर लाठी का प्रयोग करना, या फिर रास्ता भटकना। अंधे की लकड़ी मतलब होता है एकमात्र सहारा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है शोक होता है, रौद्र रस करुण रस का स्थायी भाव होता है, क्रोध रौद्र का होता है, उत्साह वीर का होता है। सभी रसों के स्थायी भाव आपको याद करना है, और ये स्थायी भाव किसी भी रस में अंत तक जो बना रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। गयंद शब्द का अर्थ क्या होगा? गयंद का अर्थ क्या होता है? बड़ा हाथी होता है, बड़ा हाथी या फिर घोड़ा या फिर जंगली भैंसा या फिर गधा। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। मैं आपको अगली क्लास में, यदि आप नहीं बताते हो तो इसका आंसर बता दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत बताना नहीं चाहता। मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा कि गयंद का अर्थ क्या होता है। मैं आपको बाद में देखकर बता दूंगा, या फिर अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस गलत बताने से अच्छा है उसको छोड़ दो। वह धीरे से चलता है, धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण 4 प्रकार की होती है, आपको ध्यान होगा। एक कालवाचक होती है, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। तो धीरे धीरे में कौन सी हो जाएगी? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं। 17 क्वेश्चन को देखते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना है कि महोत्सव में संधि कौन सी होगी।
महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महाधन उत्सव। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट लिखा है महाधन उत्सव। और इसमें कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। यदि आप संधि को भूलते ना तो इसमें केवल एक बात को ध्यान रख लो, जिस शब्द में ओ की मात्रा आए, जिस शब्द में ओ की मात्रा आए या फिर ए की मात्रा आए, उस शब्द में गुण संधि होती है। आपको इससे भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बन जाएगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाते हैं, 10 जनवरी को, 5 जून को या फिर 2 अक्टूबर को। तो हिंदी मनाते हैं हम 10 जनवरी को। देखो इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें लिखा नहीं है, इसके हिसाब से हम मनाएंगे 10 जनवरी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन पूछता राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो 14 सितंबर होता। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं, 19 क्वेश्चन को देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? मेहनत करना, बहुत परेशान करना, पास रहकर दुख देना या फिर खाना बनाना। देखो खाना बनाना तो नहीं होगा, ये बात तो समझ में आ रही। मेहनत करना भी नहीं होगा। छाती पर मूंग दलना मतलब किसी को बहुत परेशान करना होता है। छाती पर मूंग दलना क्या होता है? बहुत परेशान करना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कर्म वाच्य में प्रधानता होती है। ये वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। क्या लिखेंगे हम? वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है कृतवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। तो जिसमें कर्म की प्रधानता होगी उसे हम क्या बोलेंगे? कर्मवाच्य। लेकिन जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य बोलेंगे। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्ता बोलते हैं। वाच्य का मतलब होता है कि क्रिया में परिवर्तन, कर्ता की वजह से क्रिया परिवर्तन होती है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्म की वजह से क्रिया में परिवर्तन होता है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो वाच्य का सीधा अर्थ होता है कि क्रिया में परिवर्तन। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि योगी, व्यंजन, विसर्ग या फिर यण संधि योगी। तो पुरस्कार का पहले हम संधि विच्छेद करके देखते हैं तो हमें इसका पता चल जाएगा कि पुरस्कार में कौन सी संधि होती है। तो पुरस्कार को हम लिखते हैं पुरः धन कार। अब देखो संधि विच्छेद करते में हमने विसर्ग लगा दिया तो सीधी बात है विसर्ग संधि होगी। इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? इसके लिए आपको अभिज्ञ का मतलब पता होना चाहिए। अभिज्ञ का मतलब होता है जो जानकार होता है। क्या होता है? जानकार। तो इसका अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ, अज्ञ भी कह सकते हैं हम, क्योंकि अज्ञ का मतलब होता है ना समझ, जो कुछ ना जानता हो। ना समझ, जो कुछ जानकार नहीं होता है। इस अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ भी होता है, लेकिन इसमें किसी भी ऑप्शन में अनभिज्ञ नहीं दिया है तो हमको शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। से अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। तो हमको क्या देखना है? जिस शब्द का मतलब होगा जानकार नहीं होना या फिर मूर्ख जैसा होना तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस अज्ञ का मतलब होता है कि ना समझ, जो जानकार जानता नहीं है कुछ। इसका विलोम एक विज्ञ भी होता है। विज्ञ का मतलब जो समझदार हो। तो विज्ञ और अभिज्ञ ये आपस में पर्यायवाची हो जाएंगे। देखो यहाँ पर झमेला सा हो गया, मैं खुद कन्फ्यूज हो जाऊँगा ज़्यादा इस पेज पर रहूँगा। तो चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ शब्दों की मतलब आपको पता होना चाहिए, इससे आप मतलब क्वेश्चन को फाइंड जल्दी कर सकते हैं कि इसका आंसर सही क्या होगा। यदि हम किसी शब्द का मतलब जानते हैं ना तो फिर हम उस शब्द को कभी नहीं भूल सकते, उसका मतलब कभी नहीं भूल सकते। वो कभी भी आ जाए हम उसका आंसर कभी गलत नहीं कर सकते। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। शुश्रू का मतलब होता है सेवा करना। क्या? सेवा। तो माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तूफान आने का संदेह है। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। देखो केवल भी लिखा है, मात्र भी लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। या तो केवल लिख देते या फिर मात्र। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया जी सही लग रहा है। तूफान आने का संदेह है। तूफान आने का संदेह नहीं होता यार। शुश्रूषा, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। अश्वमेध, मेध जी वाला सही होगा या फिर जी वाला। तूफान आने का संदेह तो गलत हो जाएगा।
अब देखना हमें ए सही होगा या फिर सी सही होगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। माता पिता की शुश्रूषा मतलब वो तो सेवा, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए मतलब सेवा करनी चाहिए। अब शुश्रूषा शब्द में गड़बड़ लग रहा है कि ये सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। अश्वमेध का घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ होता है ना, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, तो ये हमारा सही आंसर होगा, इसमें कोई गलती नहीं है, नो डाउट ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखो दोस्तों, मुझसे भी गलती हो सकती है, यदि किसी क्वेश्चन में मुझसे गलती हो जाती है तो मैं आपसे पहले क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं कोई रोबोट नहीं हूँ भाई, मेरे से भी गलती हो सकती है। तो आप प्लीज़, यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगा करे तो आप उसको एक बार गूगल पे देख लिया करो। ऐसा नहीं है कि मैंने जो टिक लगा दिया वो सही होगा, गलती भी हो सकता है भाई, कभी कभी गलत हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शत्रु होना, ये तो नहीं होगा। नाक की बीमारी होना, देखो यदि मुहावरे में नाक है और ऑप्शन में नाक है तो ऐसा तो कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। अकारण प्रिय होना या फिर दरिया दिल होना। नाक का बाल होना मतलब, एक मिनट, अकारण प्रिय होना, बिना कारण के जो प्रिय होता है वो होता है नाक का बाल होना, मतलब बहुत प्यारा होना। जैसे किसी का बेटा, कोई भी कारण हो लेकिन बेटा अपना सभी को प्यारा होता है, चाहे वो कैसा भी हो। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में कितने चरण होते हैं पहले आपको ये बताना है। दोहा कैसा छंद होता है? दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। उसके प्रत्येक चरण में क्या, मतलब दो ही चरण होते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद में। कितने चरण होते हैं? दो चरण होते हैं इसके। दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? पर 11 मात्रा होंगी, क्योंकि विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और इसके समचरण होते हैं। दूसरा और चौथा चरण होता है ना, मतलब इसमें 4 चरण होते हैं, सॉरी, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, लेकिन दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हो जाएंगी। फिर नहीं, गलत होगा जी, सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन गलत हो गया। दोहा के प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, लेकिन तुमसे पूछे दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अरे पता नहीं चल रहा दिमाग कहाँ जा रहा है, मैं खुद कन्फ्यूज हो रहा हूँ हमारे क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? उत्साह, इसे ऐसे याद रखना है, मीरा लगा के, मेरा उत्साह, मेरी उत्साह। मेरी उत्साह हम नहीं कहते, हम कहते हैं मेरा उत्साह। तो ये तो एक पुल्लिंग शब्द है, गलत हो गया। चक्रव्यूह, मेरा चक्रव्यूह, ये भी पुल्लिंग शब्द है। या फिर चक्रव्यूह अच्छा होता है, चक्रव्यूह खतरनाक होता है, होती नहीं करते हम। मृत्यु, मेरी मृत्यु या मेरा मृत्यु, मेरी मृत्यु ऐसे बोलेंगे। तो ऑप्शन सी तो एक स्त्रीलिंग है। संकल्प, मेरा संकल्प, मेरी संकल्प, नहीं मेरी संकल्प नहीं बोलते, मेरा संकल्प बोलते हैं। आठ से ये मेरा संकल्प है, तो ये तो गलत हो गया। तो आप लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। लिंग का अर्थ क्या होता है? निशान या चिन्ह होता है। हम इसका निर्धारण कई तरह से कर सकते हैं, जैसे सर्वनाम की मदद से कर सकते हैं, ठीक है, क्रिया की मदद से कर सकते हैं, कई प्रकार से हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही होगा। क्वेश्चन 27, आह आप आ गए में आह शब्द क्या है? इस सेंटेंस में आपको बताना है कि आह शब्द क्या है। आह एक क्या है? अव्यय। हमने इसको अव्यय क्यों बोला? क्योंकि यह एक अभिकारी शब्द है। कैसा शब्द है? अभिकारी। अभिकारी शब्द कौन से होते हैं? जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के माध्यम से परिवर्तन नहीं होता है। जी आ शब्द ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा ही ऐसा ही रहेगा, ना इसका बहुवचन बन सकता, ना ही इसका कुछ भी नहीं होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो इसमें 20 लगाना है आपको। कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। और पूर्ण विराम, जो पूर्ण विराम होता है एकमात्र ऐसा विराम चिन्ह है जो कि हमने हिंदी से लिया है, ऐसा लगता है ना, और बाकी जितने भी विराम चिन्ह हमने अंग्रेजी से लिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस रस को रसराज कहा जाता है?
वीर को, हास्य को, श्रृंगार को, या फिर शांत रस को। तो रसराज किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि किसने दी है? भोजराज ने दी है। किसने दी है? भोजराज ने। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन, तल्लीन का शब्द वो संधि विच्छेद होता है तत् धन लीन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी होगी? व्यंजन संधि। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने दोस्तों, आपको इसको देखना है। मुख का विलोम शब्द क्या होता है? मुख, हास होगा, साप होगा, वाचाल होगा, या फिर गौण होगा? जी दोस्तों मुख नहीं होगा, मुख्य होगा। जी क्या होगा? मुख्य। मुख्य मतलब जो प्रधान होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32। घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? जी का वर्ग में आ गए हम। कौन सा वर्ग है जी? घा कौन से वर्ग में आता है? घा आता है चा वर्ग में, वो का वर्ग में आता है। तो का वर्ग कौन सा होता है? कंठ होता है। कंठ कहते हैं हम का वर्ग को। कंठ वर्ण और कौन कौन से होते हैं? हा भी कंठ वर्ग में आता है। आता है ना? तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 34? पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? और आपको बताना है कि पवन शब्द में कौन सी संधि होगी। कौन सी संधि का जो उदाहरण है, इसका संधि विच्छेद होता है पोधन अन। क्या होता है? पोधन अन। और इसमें संधि कौन सी होगी? पोधन अन। इसमें अयादि संधि हो जाएगी। अयादि संधि जो होती है वो स्वर संधि का ही भाग होता है। और कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 रहा आपकी स्क्रीन पर। कलम का सिपाही क्या है? कलम का सिपाही एक जीवनी है। जीवनी क्या होती है दोस्तों? जीवनी होती है जब किसी महापुरुष की लिखी जाती है, जो किसी दूसरे के जीवन पर आधारित होती है, किसी महापुरुष के ऊपर हम लिखी जाती है। जो कलम का सिपाही जीवनी है ना, ये किसने लिखा है? अमृत राय ने लिखा है। अमृत राय ने। और ये किसकी जीवनी है? अमृत राय ने तो उसको लिखा है, लेकिन किसके ऊपर लिखा है? प्रेमचंद के ऊपर लिखा है। प्रेमचंद्र इनके पिताजी थे। तो अमृत राय ने अपने पिता प्रेमचंद के ऊपर इस जीवनी को लिखा है, कलम का सिपाही। तो क्या हो गई? एक जीवनी हो गई। जो हम दूसरों के ऊपर लिखते हैं उसे बायोग्राफी कहते हैं, जीवनी कहते हैं। लेकिन जो खुद लिखते हैं उसे क्या कहते हैं हम? आत्मकथा। आत्मकथा स्वयं की लिखी जाती है, दूसरे की नहीं लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। दोहा और रोला को मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहा और रूला को मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो उसमें आ जाएगा कुंडलिया। क्योंकि कुंडलीय छंद कौन सा छंद होता है? मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम्मात्रिक और अर्ध सम्मात्रिक, एक होते विषम मात्रिक। एक कैसा छंद है जो कुंडलीय विषम मात्रिक छंद होता है। और कौन कौन से छंदों से मिलकर बना होता है? दोहा और रूला से मिलकर बना होता है। आपको कमेंट में बताना है कि छप्पे छंद, यह भी क्या होता है? कि विषम मात्रिक छंद होता है। और यह किन 2 छंदों से मिलकर बना होता है, आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर फटाफट बताना है। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखो एक तरणी ऐसे भी लिखते हैं। आज आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। इस तरणी का मतलब होता है सूर्य। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। लेकिन इस तरणी का मतलब होता है नाव। तो दोस्तों जल्दी से बताओ आपको आज की क्लास कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको क्लास थोड़ा समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।